सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जो कि आज होने जा रही है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12th का, जूलॉजी का, बायोलॉजी का। एंड आज हम इसका एनसीईआरटी रिव्यू करने जा रहे हैं। एंड आज हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट इसका खत्म कर सकें और जल्दी जल्दी इसको हम पूरा का पूरा फिनिश कर सकें। सो एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी ही पढ़ते हुए जस्ट अ सेकेंड एनसीईआरटी को पढ़ते हुए एनालिसिस करना हमारे चैप्टर का, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो आज आपके सामने होने वाला है। इसको हम बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से शुरू करते हैं। सो आपको भी अपनी एनसीईआरटी खोल के रखनी है। वीडियो में जो जो यहाँ पे मार्क होता जाएगा वो आपको अपनी बुक में मार्क करते हुए चलना है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द टर्म, एक सेकेंड, कीवर्ड्स हमें इसमें से मार्क करने हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ के आए हैं, तो इसको नहीं मार्क करना है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जस्ट अ सेकेंड, यस, इसको नहीं मार्क करना है, ये आपको बताने के लिए है दैट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में। उसमें आपने सब कुछ फंक्शन सब पढ़ लिया है डिटेल में चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब हम जा रहे हैं वही रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। तो आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, यहाँ आपको मार्क करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द टर्म सिंपली रेफर्स टू, अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होती है वो, द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। कि अगर मैं बोलूँ किसी का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जस्ट अ सेकेंड, वेट करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि मैं आपको लिख के दिखा सकूं। सी, अगर मैं बोलूं कोई भी एक इंसान है जिसका नाम ए है और उसके पास जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेट अस सपोज एक्स, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको मैं लेके आना चाह रहा हूँ। सो द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, तो इसका जो ये एक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका फंक्शन भी प्रॉपर कर रहा होगा ये, और ये इसकी जो कंडीशन है वो भी प्रॉपर होगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमने देखने को मिले वहाँ बोलेंगे इस ए इंसान की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी है। और आगे बात करेंगे अब हम। हाउएवर नाउअडेज, अब के टाइम में इसको एक कहीं ज़्यादा बड़ी अप्रोच से देखा जा चुका है, जिसमें हमने इंक्लूड कर दिया है इसमें। फिर से वेट करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि कर्सर में ले सकूँ। आजकल के टाइम में इसको इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट से भी जोड़ दिया गया है। सो एज पर WHO रेफर्स टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के द्वारा आजकल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें उन्होंने जोड़ दिया है सारे एस्पेक्ट्स को ऑफ अ वेलबींग। क्या क्या है? नंबर 1 इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल वेल बींग। मतलब सोशली भी आप अच्छे से रहें, आपका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा हो, आप इमोशनली भी अच्छे हो और फिजिकली भी अच्छे हो फॉर द रिप्रोडक्शन। सो इन सारे एक्सपेक्ट्स में अगर आप अच्छे हैं, आपकी वेल बींग है फॉर द रिप्रोडक्शन एंड एक्सपेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हम कह सकते हैं आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एक ऐसी सोसाइटी ऑब्वियसली जिसमें कि पीपल जो कि होंगे वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होंगे, उनका जो इमोशनल लेवल होगा वो भी अच्छा होगा, नॉर्मल होगा, बिहेवियर इंटरेक्शन अच्छा होगा और लोगों के साथ, एंड द सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं वो एक हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होंगे वो लोग। तो अभी क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इसको पढ़ने की, क्यों हम इसको कर रहे हैं, वो सब अब हम इसमें पूरे चैप्टर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ताकि मैं आपको वैसे बता देता हूँ ताकि हमें एक ब्रॉडर अप्रोच मिल सके। आजकल सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। सो उस मिथ्स को हटाने के लिए और अपनी जो करिकुलम है उसमें इंड्यूस करने के लिए बच्चों को हमें ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड ये वाली चीज़ें आप मार्क भी कर लीजिए। 4 अप्रोच भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा with this is number 1, this is number 2, this is number 3 and this is number 4। 4 अप्रोच दी किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO के द्वारा हमें 4 अप्रोच मिली है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री, इंडिया उन कंट्रियों में से पहली कंट्री रहा जिसने की एक्शन प्लान्स को इनिशिएट करा, काय के, और प्रोग्राम्स को भी इनिशिएट करा, किस चीज़ के? फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और कहाँ पे इसको इन्होंने करा? आप अगर इंडिया रिप्रेजेंट करे तो ऑब्वियसली वो ऐसी तो कर नहीं रहा होगा, तो उसने नेशनल लेवल पे जाके करा। मीन्स पूरे नेशन ने मिलके पूरे वर्ल्ड के लिए बोला, पूरे वर्ल्ड को बोला दैट हमें इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्टेप करना चाहिए एज अ सोशल गोल। सोशल गोल के तौर पे हमें इसको आगे ले जाना चाहिए। और इंडिया में इंड्यूस करा एक प्रोग्राम जिसका नाम था, द प्रोग्राम्स कॉल्ड, बहुत ध्यान से इसको मार्क करिएगा, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग नाम से इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है उसको निकाला। कब और कब निकाला इसको, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, इन 1951।
ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ये ईयर एज इट इज़ आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में या सीबीएसई के पेपर में भी एमसीक्यू भी आ सकता है और उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर वाला, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसको मार्क भी कर लीजिएगा। In 1951, this was launched, which periodically assists over the past decades and improved programs covering wider reproductive related areas currently operation under the popular name reproductive and child health care। तो पहले इसमें बहुत कम अप्रोच थी, बहुत कम चीज़ें थी। आजकल इसमें जो कि है बहुत ब्रॉड एरिया लिया गया है, कई ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ को इसमें कंसीडर किया गया है। एंड पहले इसका नाम था फैमिली प्लानिंग और आज के टाइम में हम इसको बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH। यहाँ लिखा हुआ है RCH, ये बात आपको याद रखनी है। RCH आज के टाइम में बोलते हैं, पहले उसी को ही फैमिली प्लानिंग बोला गया था। नाम क्यों बदला? ताकि और ज़्यादा ब्रॉड एरियाज को इसमें हम कर सकें। सो अब इन्होंने कुछ मेजर टास्क करे थे। पहला टास्क था इनका अवेयरनेस को क्रिएट करना, किसके अमंग? पीपल के अमंग, अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड ऑल द एस्पेक्ट्स। तो उन्होंने उसके लिए इन्होंने क्या क्या करा? तो पहली चीज़, पॉइंट मार्क करते हुए चलेंगे हम इसको। तो 1 सेकंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फिर से, ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं। देखिएगा, नंबर 1 क्या है? नंबर 1, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और वो कैसे कराएगा? ये हमारी हो गई मेन हेडिंग, और इसके अंदर अब हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहला क्या हुआ? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज and support for building up a reproductively healthy society as are the major tasks under these programs। तो नंबर 1 में आप मार्क करेंगे प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अगला, with the help of social audio visual and print media। yes, so अब इसी हेडिंग के अंदर 1 पॉइंट के अंदर ही हमें लिखना है with the help of audio visual print media governmental non-governmental agencies they have taken various steps to create awareness among the people about reproductive health related aspects। then अच्छा, इसको भी हम और मार्क करते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। इसको आप मार्क करिए पॉइंट से, दिख नहीं रहा है कलर, चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा ए पॉइंट फर्स्ट हेडिंग के अंदर, ये हो गया हमारा बी पॉइंट फर्स्ट हेडिंग के अंदर। अब हम आ जाते हैं सी पॉइंट फर्स्ट हेडिंग के अंदर। क्या है सी पॉइंट के अंदर? पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। जो हमें ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उन सबको आगे पहुंचाने तक फैलाने में किसका रोल रहा है? इन सबका रोल रहा। डी पॉइंट पे आएंगे, ये आपके लिए ही मार्क करा जा रहा है, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपनी एनसीईआरटी में भी इसको साथ साथ करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी उसी से ही रिलेटेड है। तो पहले ऐसा नहीं किया जाता था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, मगर आजकल जो चीज़ें हैं वो मॉडर्न होने लगी हैं एंड चिल्ड्रन भी आजकल अर्ली एक्सपोज हो जाते हैं कई सारी चीज़ों को। इस वजह से सेक्स एजुकेशन को अपने करिकुलम में लाना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो भी आजकल इंड्यूस करा गया। एंड क्यों करा गया? टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग as to discourage children from believing in myths and having misconception about the sex related aspects। सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, उन सब सारे के सारे मिथ्स को हटाने के लिए ऐसी चीज़ें करी गई, करिकुलम में लाया गया। देन आगे बढ़ेंगे हम। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इन्फॉर्मेशन दी गई। एडोलेसेंस में जो चेंज आते हैं वो बताए गए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस बताई गई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताया गया। एड्स हो गए, इन सब के बारे में लोगों को बताया गया, ताकि जो लोग हैं वो समझ सकें इन चीज़ों को। और एडोलेसेंट एज जो आती है, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ, ताकि वो प्रेरित हो सके कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए जो एडोलेसेंट एज वाले लोग हैं। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? अगला होगा, मार्क करते हैं पहले इसको ई पॉइंट से। ई पॉइंट में क्या बोल रहा है? पेन का कलर भी चेंज करते हैं। एजुकेटिंग पीपल, पीपल को एजुकेट कर रहे हैं, फर्टाइल कपल्स को, मैरिजेबल एज ग्रुप्स को, किसके बारे में? अबाउट द बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस, कैसे कैसे जो कि है प्रेगनेंसी को अवॉइड करा जा सकता है, प्रेग्नेंट मदर्स की कैसे टेक केयर करते हैं, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर मतलब डिलीवरी के बाद की केयर मदर की होनी चाहिए, चाइल्ड की केयर होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि उसमें एंटीबॉडीज मिलती है बेबी को, ताकि वो फाइट कर सके, इम्यून सिस्टम अच्छा हो सके। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपका मेल चाइल्ड है तो आप उसी को रखेंगे और फीमेल फी डिसाइड करेंगे, वो रॉन्ग होता है। मेल और फीमेल चाइल्ड बोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों को ही कंसीडर करना जाना चाहिए। इस वजह से इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन भी अभी बैंड है, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में बर्थ होने से पहले ही बता दिया जाता है पेरेंट्स को दैट योर
ऑन गोइंग चाइल्ड विल बी अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, बट इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड हो जाता है, फीमेल्स को मार दिया जाता है बर्थ से पहले ही, इस वजह से ऐसा करा जाता है। और एड्रेस करा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज और डिजायर्ड साइज। मीन्स अगर कोई चाहता है हमारे 2 ही चाइल्ड से ज़्यादा ना हो, तो वो ऐसा क्या कर सके कि नेक्स्ट टाइम जब अगर उनकी चाइल्ड होने वाला हो तो वो उसको वो प्रिवेंट कर सके, प्रेगनेंसी को वो प्रिवेंट कर सके। तो यही सब यहाँ पे बताया गया है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए वो अभी हम सब पढ़ेंगे। सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो है वो सब ना हो, और पीपल जो है नीड टू बी ग्रेट, पीपल थिंक कर सकें इन सारी चीज़ों के कि वो क्या स्टेप्स ले सकें इन सबको ख़त्म करने के लिए। देयर बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। एक अच्छी खासी सोसाइटी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो कि हैं बहुत 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 ज़रूरी हो जाती हैं। Then, successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस वजह से अभी हम देख रहे थे सारी बातें पॉइंट नंबर 1 में, जो 1 मैंने मार्क करा था यहाँ पे वाला 1। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा पॉइंट नंबर 2, तो मार्क भी करेंगे इसको एज पॉइंट नंबर 2। इसमें अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। Successful implementation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ सेंटर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों का इलाज हो पाएगा, ऐसी चीज़ें कम होंगी सोसाइटी में। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, जैसे कि जो MBBS जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ दी जाती है, एक डॉक्टर को अच्छे खासे तरीके से तैयार करा जाता है, मटेरियल का सपोर्ट करा जाता है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करे जाते हैं, इक्विपमेंट्स, मशीन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। मेडिकल असिस्टेंस or care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, इन सब के बारे में बात करी जाती है। Implementation of better techniques and a new strategy from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। Time to time और अच्छी अच्छी strategies लाना, जो टेक्निक्स आ रही हैं उनको इनका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब आज के टाइम पे एक बहुत अच्छी खासी टर्म है ये वाली, एमनियोसेंटेसिस, इसको आप मार्क कर लेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे अभी इस चैप्टर में ही। तो इस टेक्निक पे बैन लगा दिया जाता है, क्यों? देखिए इसको समझिएगा कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है उसका हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है। तो इस टेक्निक की वजह से जो फीमेल फेटिसाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और इस चीज़ को हटाने के लिए जो कि है इंडिया में इस टेक्निक को बैन कर दिया गया है परमानेंटली। और स्टेशनरी बैन क्यों कह रहे हैं ये भी यहीं पर ही सुन के चलिए, आगे भी वैसे तो बताया ही गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। स्टेशनरी बैन का मतलब क्या होता है कि कंडीशंस अप्लाइड पे इस बैन को हम हटा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चाइल्ड जो है वो अनहेल्दी है, या एक कोई ऐसे पेरेंट है जिनका पहले ही कोई चाइल्ड है जो कि स्पेशल केस वाली चाइल्ड है, यू नो, थोड़े जिनको मेंटल डेवलपमेंट होने में थोड़ी कमी रह जाती है, तो उनका पहले से ही एक ऐसा चाइल्ड है। अब जो है उनका सेकंड चाइल्ड भी ऐसा ना हो, तो इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करा जा सकता है। बिकॉज वो पहले से ही जो पेरेंट परेशान है, अगर उनका सेकंड बेबी वैसे ही होगा तो ऑब्वियसली मदर को भी दिक्कत होगी और उस चाइल्ड को भी दिक्कत होगी। तो ऐसा ना हो, इस वजह से उस चाइल्ड को वही खत्म कर दिया जाता है उसका डेवलप होने से पहले। तो लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल केस है, कब? जब जो चाइल्ड है वो स्पेशल केस का हो, उसका डेवलपमेंट अच्छे से मेंटली डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो, तो ऑब्वियसली वो अगर चाइल्ड भी अगर उसका हम बर्थ भी करवा देते हैं थ्रू द मदर, तो उस मदर को सबसे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली कॉम्प्लिकेशन इस केस में। एंड सेकेंडली वो जो चाइल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा आगे चल के। तो लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं करा जाता है, सेकंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखा कि जो पहला वाला चाइल्ड था वो हो चुका है, तो सेकंड का चेक करने के लिए ये सब करा जाता है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है उस जो चेकअप किया जाता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस चेकअप में ये भी डिटर्मिनेशन हो जाता है कि जो बेबी आने वाला है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई हम देख सकते हैं, द मीनिंग्स ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। पेन बहुत लाइट हो गया है। सो सम प्रोग्राम आर दैट मेरिट मेंशन इज द कनेक्शन। तो अभी जो प्रोग्राम्स हमें बताए गए हैं, बताए जाएंगे, वो इन सब में हेल्प करते हैं ताकि ये सब ना हो। एंड एन एमनियोसिंथेसिस, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरी एमनियोटिक फ्लूइड की थ्योरी तो बता दी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बताई है, तो मैं अभी यहाँ पे बताना भी नहीं चाहूँगा। ये हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में, ताकि हम इसी टॉपिक से शुरू करके इसको बहुत अच्छे से, इतना डिटेल में हम इसको कर लेंगे
कि मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ से हम यहाँ से हमने इस टॉपिक को छोड़ा है, या फिर आप लोग याद भी कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस सिंथेसिस। तो यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द डायग्राम। इसका एक डायग्राम आता है, देखिए एनसीईआरटी में तो ये चीज़ यहीं पर ही खत्म भी कर दी जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना नहीं है। ये यही टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, विद डायग्राम भी आ सकता है, तो हमें इसको समझना है। और वो हम आपकी वाली वीडियो जो कि बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।